नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11 और 12 नवंबर 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला पॉइंट है हमारा, इसे जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया गया है। राइट है। इस बार भी सभी रैंकिंग में पहली 3 रैंकिंग खाली की गई हैं। ये ऑप्शन भी बी हमारा सही है। चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ये हमारा ऑप्शन डी गलत है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक का यह 8वां संस्करण है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, क्योंकि जो हमारा राइट आंसर अगर हम देखें इस दृष्टि से तो सी सही है। ओके, और ये जो इसका संस्करण है ये 17वां संस्करण है। ओके, 8वां नहीं है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक का ये 17वां संस्करण है और चौथे स्थान पर यहाँ पर है इस सूचकांक में स्वीडन। कौन है? स्वीडन है इसमें चौथे स्थान पर। ओके, तो यहाँ पर आप रैंकिंग देख सकते हैं। भारत की इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी? 57 थी, जहां पर हमारे देश भारत की रैंक क्या रही? 10वीं रही है। तो आपको बता दूं 2020, 21 और अब ये 22 का जो आया है, इसमें भारत की रैंक जो की तो बनी हुई है। मतलब हम अपनी पोजीशन से ऊपर ना बढ़े हो लेकिन नीचे भी नहीं आए। तो ये जो रैंकिंग है ये जारी की जाती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किस देश के द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, तो टॉप की जो 3 रैंक है ये अभी भी खाली है। चौथे स्थान पर आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर डेनमार्क है, और फिर 5वें स्थान पर आपका कौन है? यहाँ स्वीडन है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, मॉस्को है, चिली है और इंडिया है। ओके, तो ये आपको रैंक यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, किस देश ने कितने उसमें सटीक प्रयास किए हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्रेस कैसी है, तो क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्रेस की निगरानी की जाती है। इसी में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है, स्पेशली अगर हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो इस पर भी एक अलग से लिस्ट जारी की गई है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में यहाँ पर स्वीडन क्या है? यहाँ पर टॉप पर है। मतलब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन है वो क्या होता है? कम होता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ग्रीन हाउस एमिशन में 12th रैंक है। ओके, कौन सी है? 12वीं रैंक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत का यहाँ पर जो भी कुछ प्रदर्शन है इसके बारे में आपको ये बताया गया है। जर्मन वॉच ने इसे, ये जर्मनी का एक क्या है आपका संगठन है, एनजीओएस ने COP16 जो अभी सम्मेलन हुआ था उसके दौरान ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया था। ये डिटेल आप बाद में PDF से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये है भारत की रैंक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रैंक खाली हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर स्वीडन, 6ठे पे नॉर्वे, 7वें पे यूनाइटेड किंगडम है, और ये इन देशों का स्कोर यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओब्बा जयंती मनाने का फैसला हुआ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन है यहाँ के CM? तो ये हैं बसवराव बोम्मई। ओके, उनके द्वारा 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबाबा जयंती मनाई गई। क्या, कौन थी ये ओनाके ओबाबा? ये एक महिला योद्धा थी। ये आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में। इन्होंने हैदर अली जो मैसूर राज्य के सुल्तान थे, टीपू सुल्तान के जो पिता थे, उनके समय चित्रदुर्ग का जो किला था उस पर आक्रमण किया, और ये हैदर अली के आक्रमण का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसने? ओनाके ओबाबा ने। ओके, तो 18वीं शताब्दी में जो चित्रदुर्ग का जो किला था वहां पर किस साम्राज्य का शासन था? तो वहां था मदकारी नायक का। मदकारी नायक वहां के शासक थे, उनका शासन था, और उसी समय हैदर अली के द्वारा चित्रदुर्ग के जो किला था उस पर आक्रमण किया था और उसी का इन्होंने विरोध किया था। इसलिए कर्नाटक सरकार ने इनके नाम पर 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओब्बा जयंती मनाई है। ओके, जो बेंगलुरु से 200 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप PDF में पढ़ सकते हैं डिटेल में।
निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जवानों में जो तनाव है उसको दूर करने के लिए जो सीआरपीएफ है इसने चौपाल, एक गेट टुगेदर टाइप का होगा जहां पर इनके इंटरेस्ट की बातें की जाएंगी, जिससे क्या हो सके इनके मानसिक जो तनाव का स्तर है जो बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ का एक केस देखा होगा जहां पर सीआरपीएफ के जवान ने अपने साथ के ही 4 जवानों पर क्या कर दिया था, गोली चला दी थी, है ना, जिसमें 4 जवान की मृत्यु हो गई थी। तो उसी तरीके से इस तरीके की जो तनाव है इसको दूर करने के लिए अपने सैनिकों के मध्य में सीआरपीएफ ने क्या किया है, ये चलाया है अभियान मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल। ओके, याद रखेंगे। यहाँ से सीआरपीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 1939 में किस नाम से हुआ था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। लेकिन 28 दिसंबर 1949 को इसके लिए एक एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट? तो ये हुआ था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक्ट के बाद ये सीआरपीएफ कहलाती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीआरपीएफ? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे शिकागो कन्वेंशन 1944 का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता से इस शिकागो कन्वेंशन का संबंध है। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत ने कहाँ से? श्रीनगर से शारजहां के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की थी। ओके, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाई सेवा के लिए जो ये यहाँ से रूट जाता, किससे? पाकिस्तान से। ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, ओके, और यहाँ पर ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। तो रेड लाइन जो था ये डिसाइडेड रास्ता था जो पाकिस्तान से होकर जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है उसे यहाँ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी, और फिर उसे ये सफर तय करके शारजहां जाना पड़ा, जो क्या रहा, मतलब लंबा रास्ता रहा है। ओके, तो पाकिस्तान ने क्या करा, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है उसकी जो स्वतंत्र हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता है उसका क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो शिकागो कन्वेंशन 1944 में क्या हुआ था, जो हवाई क्षेत्र है उसके लिए 9 स्वतंत्रताएं क्या की गई थी? निश्चित की गई थी। कितनी? 9 उस कन्वेंशन में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO जो है ये पहली 5 स्वतंत्रताओं को ही आधिकारिक रूप से मान्यता देता है। ओके, और इसमें कोई मतलब इस तरीके से कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की ये जो हरकत है ये इससे पहले भी हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी को US जाना था तब भी इन्होंने अपना हवाई क्षेत्र नहीं दिया था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, शिकागो कन्वेंशन 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, 2030 तक हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लक्ष्य बनाया है कि भारत का जो निर्यात लक्ष्य, निर्यात कितना तक पहुंचाना है हमें 2030 तक? $1 ट्रिलियन तक इस निर्यात को पहुंचाना है। ओके, कब तक? 2030 तक। तो देख लेते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ लगभग 26 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बहुत बड़ा सेक्टर है ये, ठीक है, सबसे बड़ा सेक्टर। देश के कुल वैश्विक निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 40% है। भारत का यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्यात का लगभग 5 गुना है। ओके, जो हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन, ये कितना है? 5 गुना ज्यादा है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा निर्यातक, सेवा निर्यातक देश है। हम सेवा निर्यात करने में विश्व में 7वें स्थान पर आते हैं। सेवा क्षेत्र से भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पर मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है। व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक या व्यावसायिक सेवाएं, समुदाय और सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं आदि गतिविधियां ये सभी किसी में शामिल होती हैं। तो ये सभी आती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA से संबंधित कथनों में से गलत का चयन करें। हमें गलत ऑप्शन यहाँ पर देखना है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ISA का 101वां सदस्य बना है। राइट है, ये सही है। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। इसकी पहल भारत और रूस ने की थी, तो ये गलत ऑप्शन है। ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी होगा, क्योंकि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पहल है ये भारत, इंडिया और फ्रांस ने की थी। किसने की थी? इंडिया और फ्रांस ने। और कब की गई थी ये पहल? तो ये 30 नवंबर 2015 को इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा, 30 नवंबर 2015 को। कहाँ किया? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम, हरियाणा में है। ओके, और COP21 जो हुआ था, ठीक है, COP21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या की थी? पहल शुरू की थी, जिसके तहत सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देना और साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी जो तकनीकें हैं उनका मिलकर विकास करना था। ओके, इसी के अंतर्गत जो सोलर अलायंस है, एक योजना, एक पहल शुरू की गई है। क्या? वन नेशन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ओके, तो ये जो योजना शुरू की गई, ये पहल शुरू की गई है, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो ये IASA ही है। ठीक है, याद रखिएगा, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, मतलब एक सूर्य, एक देश, एक विश्व और एक ही ग्रिड होनी चाहिए। तो ये इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आप ट्वीट देख सकते हैं। अमेरिका बना है इसका 101वां देश। ओके, सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के समूह द्वारा ट्राइका प्लस बैठक बुलाई गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी। ये बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के द्वारा। जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। हालांकि जब हमारे NSA स्तर की जो बैठक थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, उस बैठक में पाकिस्तान भी नहीं आया था और चीन भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये इसी के मतलब इसी के अपेक्षा आप बोल सकते हैं, इसी के अपोजिट में पाकिस्तान ने यहाँ पर ये बैठक आयोजित की थी, जिसमें ये तीनों देशों के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए थे। ठीक है, किसकी स्थिति को लेकर? तो ये हुआ था आपके अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा को लेकर। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल पेमेंट गेटवे से संबंधित गलत कथन का चयन करें। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया गैर लाभकारी कंपनी है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य इंटरनेट को सभी के लिए सुलभ बनाना है, ये भी सही है। पेमेंट गेटवे सेवा प्रदान करने के लिए निक्सी ने PayU के साथ साझेदारी की है। निक्सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। निक्सी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट और जो रॉन्ग आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा और राइट आंसर हमारा ई होगा। हमें गलत का चयन करना था। बाकी सभी पॉइंट यहाँ पर क्या है? सही हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं PDF से। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जयंती को 15 नवंबर के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, बिरसा मुंडा की जयंती जो है इसको मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। कैबिनेट ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी है। आदिवासी लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति तथा उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। बिरसा मुंडा जनजाति से संबंधित एक लोक नायक। बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे? मुंडा जनजाति से। लोक नायक और आदिवासी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। 19वीं शताब्दी में बिहार और झारखंड के ब्रिटिश उपनिवेश क्षेत्र में उत्पन्न मिलेनियम आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? बिरसा मुंडा ही थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिरसेट धर्म की शुरुआत की थी, जो बिरसा के नाम से ही जाना जाता है। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को रांची में मात्र 25 वर्ष की उम्र में हो गया था। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने इनके दबाव में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी
पास किया था। तो ये बिरसा मुंडा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिन्हें आपको याद रखना है। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 10 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस। और इसका उद्देश्य है पीस और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मतलब शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? तो थीम आप याद रखिएगा, थीम थी जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण, इंग्लिश में कहेंगे बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज के द्वारा इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। किसकी? विश्व विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन एक्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ऑपरेशन एक्स पुस्तक जो है ये पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इसका बंगला भाषा का जो संस्करण है उसे लॉन्च किया गया है। किसमें? बंगला भाषा का जो वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? तो ये लिखी गई थी कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन के द्वारा। इस पुस्तक में 1971 का जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता, पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता है, उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ओके, पुस्तक के लेखकों को आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन एक्स। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को शिल्प और लोक कला की श्रेणी के अंतर्गत क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कार्यक्रम के तौर पर चुना गया है? तो शिल्प और लोक कला श्रेणी में चुना गया है किसको? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के तौर पर यूनेस्को के द्वारा चुना गया है। यूनेस्को के द्वारा ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। इसे 2004 में UN असेंबली के द्वारा क्या किया गया था? मंजूरी दी गई थी। ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है SDG जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है उसे प्राप्त करना। क्या दिया गया है? सस्टेनेबल गोल जो हमारा 11 है उसमें दिया गया है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी और सुरक्षित तथा टिकाऊ बनाना। तो शहरों को समावेशी सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य जो है हमारा ये 11 है, और इसी को प्राप्त करने के लिए क्रिएटिव सिटीज कार्यक्रम को यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 31 अक्टूबर को यूएनओ जो है हमारा यूएनओ 31 अक्टूबर को ये किस दिवस के रूप में मनाता है पूरे विश्व में? तो ये मनाता है विश्व शहर दिवस के रूप में। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कौन मनाता है? तो ये मनाता है UN की जो महासभा है वो। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ श्रीनगर की बात आई तो अभी हमने देखा श्रीनगर से शारजहां के बीच में क्या हुई है? हवाई सेवा गो फर्स्ट ईयर के द्वारा शुरू की गई है, और श्रीनगर को क्या मिला है? यहाँ पर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का टैग भी मिला हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे, और स्पेशली आपको याद रखना है कि ये किस कैटेगरी में मिला हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, यहाँ पर ड्रग का मतलब है जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको लेकर। ओके, तो ये ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है C, 18वां। क्या रहा है? भारत का स्थान 18वां रहा है। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है इस इंडेक्स को? तो याद रखिएगा, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह इंडेक्स ड्रग नीतियों और उनके क्रियान्वयन का डाटा आधारित एक वैश्विक विश्लेषण मुहैया कराता है। ओके, इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, UK और ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 कंट्रीज रहे हैं जो इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। ओके, तो इनका जो स्कोर है ये भी यहाँ दिया गया है, और बॉटम से जो नीचे हैं 3, तो ये कौन कौन से हैं? मैक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, युगांडा और ब्राजील। ये नीचे से टॉप 5 कंट्रीज रही हैं। ओके, मैक्सिको इसमें क्या है? अंतिम। ब्राजील क्या है? इसमें अंतिम पायदान पर है। ये 30 देशों का इंडेक्स था, और 30 देशों में भारत की रैंक कितनी रही है? 18वीं रही है। ओके, याद रखिएगा भारत का स्कोर क्या रहा इसमें? तो भारत का स्कोर 100 में से 46 था। याद रखिएगा, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2020, भारत की रैंक 18वीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए इस इंडेक्स में जो माप होता है, मतलब किस आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो वैसे तो इस इंडेक्स में 75 संकेतक होते हैं, लेकिन ड्रग नीति के 5 व्यापक आयामों को इसमें रखा जाता है। कौन कौन से? आपराधिक न्याय जो ड्रग नीतियों को लेकर होते हैं, गलत तरीके से नकली दवाएं बेचना या एक्सपायरी वाली बेचना। प्रतिक्रियाएं, भाई उसके प्रति कैसा रिएक्शन लिया जाता है, क्या कानून बनाए गए हैं इस तरीके का गलत अगर होता है तो। स्वास्थ्य और नुकसान में कमी लाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाएं नियंत्रित की जा रही हैं उस तक देश में कैसी पहुंच है, और इनसे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट या विकास। ओके, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 से संबंधित गलत कथन का चयन करें। प्रोजेक्ट 75 का संबंध स्कॉर्पियन वर्ग या श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण से है। हमारा राइट आंसर है ए, मतलब यहाँ पर राइट है, सही है। इसका निर्माण फ्रांस की मेमर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। 5 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल कर लिया गया, ये गलत है। फ्रांस की कंपनी के साथ मजगांव डाक लिमिटेड जो गोवा में है हमारी, वो इसकी सहयोगी होगी, तो ये भी सही है। हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना था, और गलत कथन है हमारा सी, 5 स्कॉर्पियन अभी शामिल नहीं हुई है। कौन कितनी हुई है? 4 ही अभी तक शामिल हुई हैं। तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट 75 अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है? ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो चौथी सबमरीन है स्कॉर्पियन श्रेणी की, उसे लॉन्च किया गया। चौथी सबमरीन का नाम क्या है? INS बेला। क्या है? INS बेला है, बेला। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, बेला, INS बेला। अभी तक जो हमारी 6 पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की जानी हैं, तो चौथी बनी है बेला। तो पहले 3 कौन कौन सी बन चुकी हैं? तो याद रखिएगा, INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज, ये 3 पहले से ही सेना में शामिल हो चुकी हैं। चौथी बेला भी शामिल कर ली गई है। 5वीं जो है ट्रायल में चल रही है, कौन सी? INS वागीर। 5वीं कौन सी है? INS वागीर। और 6वीं बनी है INS, जो भी निर्माण कार्य में ही है, ये है INS वागसीर। क्या है? INS वागसीर। तो ये सभी 6 पनडुब्बियां हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत आती हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये फ्रांस के मेमर्स नेवल ग्रुप और भारत की गोवा मजगांव डॉग लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा इन्हें तैयार किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनरेगा के तहत 1 सप्ताह की स्वच्छ हरित ग्राम पहल का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? मतलब किस मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस स्वच्छता सप्ताह को मनाया जा रहा है, जो स्वच्छ हरित ग्राम पहल नाम दिया गया है। क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य आप एक लाइन में अगर कहें तो वेल्थ टू वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट से कैसे वेल्थ बनाई जाए। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, इसके तहत जो वर्मी कंपोस्ट है उसे तैयार करना, वृक्षारोपण करना, जैविक खाद तैयार करना, ये सभी काम इस कार्यक्रम के तहत किए गए। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके द्वारा स्वच्छ हरित ग्राम पहल को क्यों चलाया गया? तो ये चलाया गया है आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत। ओके, याद रखिए कब से कब तक चला ये? तो ये चला 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम एक लाइन में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, कचरे से वेल्थ जनरेट करना। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग जरूर बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? कल हमने देखा था 71वें ग्रैंड मास्टर, और कल ही हमारे पास दूसरे मतलब 72वें अगले ग्रैंड मास्टर भी आ गए हैं। ओके, तो 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए मित्राव गुआ। कलकत्ता के मित्राव गुआ सर्बिया में एक टूर्नामेंट के दौरान तीसरा और फाइनल ग्रैंड मास्टर जो नॉर्म है उसे हासिल कर लिया इन्होंने, और ये तीसरा नॉर्म हासिल करने के बाद ये बन गए हैं हमारे देश के 72वें ग्रैंड मास्टर। ओके, तो
72वें कौन बन गए हैं? मित्राव गुहा बन गए। 71वें कौन है? संकल्प गुप्ता है। ओके, 70वें कौन है? आर राजा ऋत्विक 70वें हैं। और 69वें कौन है? तो हर्षित राजा हमारे 69वें ग्रैंड मास्टर। और पहले कौन है? तो पहले हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है, पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? तो ये विश्वनाथ आनंद ही है। 1991-92 में इन्हें मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा अपने पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई है। हार्बिंगर 2021 हैकाथॉन किसने किया है? ये आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। इसकी थीम क्या रखी गई? तो थीम रखी गई है इसकी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ओके, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 15 नवंबर 2021 तक। इसका उद्देश्य क्या है? हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य है जो वंचित वर्ग है उस तक क्या करना? डिजिटल पेमेंट की पहुंच बनाना। अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर लोग क्या करते हैं? डिजिटल पेमेंट करने से बचते हैं। आप लोगों को पता होगा, एक रिपोर्ट के तहत 2021 में जो हमारी अभी दीपावली का त्यौहार गया है, इस पर बड़े स्तर पर जो है यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा दिया गया और एक रिकॉर्ड स्तर पर यूपीआई पेमेंट भारत में की गई है। ओके, और इसी को आरबीआई और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस हार्बिंगर 2021 को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? जो प्रतिभागी होंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके द्वारा भी मजबूत समाधान, मतलब अपने तरफ से अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो प्रतिभागी भी इसमें अपने सुझाव दे सकेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, इन्हें मिला है पद्मश्री। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ओके, और क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये जो 1971 में पूर्वीय बांग्लादेश था, वहां पर ये क्या थे? कर्नल थे। और फिर ये सेवानिवृत्त हो गए और पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें क्या दिया था? मृत्युदंड की सजा दी थी। ओके, किसे? काजी सज्जाद अली जाहिर को। और इन्होंने जो मुक्ति सेना गठित की थी, ठीक है, कौन सी? ये बांग्लादेश में जहीर को क्या बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के अग्रणी और शुद्धो मुक्ति योद्धों के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने इन्हें छोड़ने के लिए इन्हें मौत की सजा दी थी। इन्होंने क्या कर दिया था? पूर्वी पाकिस्तान की सेना छोड़ दी थी और ये जो मुक्ति सेना थी इसे ज्वाइन कर लिया था। ओके, कहाँ? बांग्लादेश में। उन्हें स्वाधीनता पदक, जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से है, इसे भी सम्मानित किया जा चुका है। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ये है आपका स्वाधीनता पदक। इससे भी अली जहीर को सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री उन्हें क्यों दिया गया? तो भाई पद्मश्री उन्हें दिया गया उनके लोक कार्य में योगदान के लिए। क्लियर है? याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी, ईरान परमाणु समझौते से। ठीक है, वर्ष 2015 में ईरान का जो परमाणु समझौता था उसमें 6 अन्य देश शामिल हुए थे। ओके, कितने? 6 अन्य देश शामिल हुए थे और इनके बीच हुआ था ऐतिहासिक परमाणु समझौता। इसे ईरान के द्वारा दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लाया गया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत क्या होगी? नवंबर 2021 से ही होगी। और इसको फिर से क्या करेगा? ईरान फिर से चाहता है कि ये परमाणु समझौता एक्टिव हो, क्योंकि बराक ओबामा जो थे उन्होंने क्या कर लिया था? अमेरिका को इस जो परमाणु समझौता था इससे बाहर कर लिया था और ईरान इसे फिर से चालू, मतलब क्या करना चाहता है? एक्टिव करना चाहता है। ईरान जो गैर कानूनी और अमानवीय प्रतिबंध है उनको हटाने के उद्देश्य से 29 नवंबर से वियना, मतलब ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया में इस परमाणु समझौते पर दोबारा वार्ता शुरू करने पर सहमत हुआ है। ओके, और जो ईरान के अली बकेरी कानी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की हुई है।
तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इस वार्ता को दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। ईरान, रूस सहित मध्य एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एनएसए से मुलाकात की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की अध्यक्षता रूस ने नहीं की है बल्कि की है भारत ने। भारत के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल, और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। कौन कौन इसमें शामिल था? तो याद रखिएगा, ईरान और रूस तो इसमें शामिल थे ही, इसके साथ ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और भारत, ये 7 देशों ने मिलकर इस वार्ता को संपन्न किया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान की जो आम जनता है, जिसमें यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके अनुसार अफगानिस्तान की 95% आबादी जो है वो भूखमरी की कगार पर आ गई है। और इसके लिए भारत ने 50 टन जो मीट था वो रवाना करने की कोशिश की मानवीय सहायता के तौर पर, लेकिन पाकिस्तान ने इन ट्रकों को आवाजाही से रोक दिया है। तो पाकिस्तान इन्हें अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचने दे रहा है। और इसी तरीके की मानवीय सहायता के लिए जो अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के साथ रूस और ईरान है, इस वार्ता में शामिल हुए थे, जिससे क्षेत्रीय स्तर की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और अफगानिस्तान के पड़ोसी, ये पहली बार हुआ है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 से यहाँ पर कब्जा किया, तब से पहली बार कोई मीटिंग हुई है जिसमें अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देश ऐसी मीटिंग में शामिल हुए हैं। और ये भारत की अध्यक्षता में हुई है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी जो छवि है, एक सहयोगी देश की छवि जो उभर कर सामने आई है। ओके, और यहाँ पर चीन और पाकिस्तान का चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। और अच्छी बात ये रही कि इस मीटिंग के बाद ही तालिबान की तरफ से भी बयान आ गया है। तालिबान ने कहा है कि वो भारत अपनी भूमि का उपयोग, मतलब तालिबान जो अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग है, उससे तालिबान भारत के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ नहीं होने देगा। और जो ये भारत की पहल थी, इसको भी तालिबान ने बताया है कि ये अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो अब देखना होगा चीन और पाकिस्तान का रुख क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। अब हम कंप्लीट करेंगे डेली पॉइंट टू पॉइंट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना का उद्देश्य क्या है? युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान में विशेष सहायता देना। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? केवड़िया, गुजरात। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? इंडो तिब्बतन से वो जो है सेवा है हमारी बटालियन, इसके हैं संजय अरोड़ा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो है। एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो मोहम्मद आजम को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसकी जो पुरस्कार राशि पहले 7.5 लाख होती थी, अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई जो डे है वो मनाते हैं 27 जून को। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? या योग डे 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक, ये भी नाविक नहीं है, ये नाविक, ये वाला नाविक है, नाविक, ठीक है। नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो ये थे हमारे पास जून के इम्पॉर्टेंट डे। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये सूरत जाना जाता है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 12th मैन
एंड बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहाँ शामिल हुआ है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। कहाँ पर है ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? मध्य प्रदेश में है। गर्मपंथी और नरमपंथी का मिलन किस समझौते के तहत हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता 1916 के तहत हुआ था। भारत में पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आई? 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के तहत ये आई थी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी की है। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल या चट्टान से बनी है? तो आग्नेय चट्टान से बनी है। आग्नेय चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो पहले बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है और उसके बाद दूसरी ग्रेनाइट चट्टान मिलती है। किसमें? आग्नेय चट्टानों में। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। जो कहाँ पर? जो सतलुज और व्यास नदी पर हरी के बैराज बना हुआ है उसी से निकलती है ये इंदिरा गांधी नहर। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ पर है? तो ये रूस में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्टैटिक्स जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।